जय हिंद दोस्तों। भारत के अनकहा इतिहास की श्रृंखला में आज मैं इंदिरा गांधी के बारे में बात करूंगा। 50 के दशक में नेहरू की कुछ तबीयत जब ढीली होने लगी थी, उम्र भी हो रही थी, उम्र तो इतनी फिर भी नहीं हुई थी, लोगों को ये एक प्रश्न मन में आने लग गया था, भारत में भी और विदेशों में भी, नेहरू के बाद कौन। तरह तरह के नाम सबके मन में आ रहे थे। कृष्णा मेनन बनेंगे क्या, निजलिंगप्पा बनेंगे क्या, लेकिन किसी के मन में इंदिरा गांधी का नाम कभी भी नहीं आया। दुर्गादास एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे और मौलाना आजाद, जिनके बारे में सबको मालूम है, वो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, उनके मन में ये जरूर आइडिया लग गया था कि नेहरू जो है वो मेनन को ग्रूम नहीं करेंगे, वो इंदिरा को ग्रूम ऑलरेडी कर रहे हैं। हुआ ये कि जब भी भारत में कोई विदेशी डिग्निटरी आया करते थे तो प्रधानमंत्री के हिसाब से नेहरू से मिलना तो जरूरी था। नेहरू हमेशा इंदिरा को एनकरेज किया करते थे कि तुम उनको अलग से चाय पे बुलाओ और उनके साथ बातचीत करो। पर्पस ये था कि विदेशी जो डिग्निटरीज आएंगे उनके सामने बात करने का इंदिरा का हौसला बढ़े। धीरे धीरे जब ये हौसला बढ़ जाएगा तो उनसे डील करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मिस्टर ढेबर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनको नेहरू ने एनकरेज किया कि आप इंदिरा को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ले लीजिए। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में किसी भी व्यक्ति का आना एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन माना जाता था, क्योंकि उनको जिम्मेदारियां दी जाती थी और वो सारी जिम्मेदारियां बहुत ध्यान से इंप्लीमेंट की जाती थी। ढेबर जब उनकी प्रेसिडेंट खत्म हुई 1959 में, तो लोगों ने सोचा कि निजलंगप्पा अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, परंतु शास्त्री जी ने इंदिरा का नाम सजेस्ट कर दिया और फाइनली इंदिरा का इलेक्शन हो गया। 1959 में वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई। कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने दो काम किए जो राजनीति के वर्ल्ड में कह सकते हैं कि बहुत बड़े अचीवमेंट थे, या जो भी आप उनको कह सकते हैं। पहला ये हुआ कि बंबई राज्य हुआ करता था। महाराष्ट्र और गुजरात जो आज हम लोग देखते हैं, वो पहले पूरा का पूरा एक राज्य था, उसका नाम था बंबई राज्य। उसको भाषा के हिसाब से उनका सेपरेशन करना, ये इंदिरा ने नेहरू को सजेशन दिया था और नेहरू ने इंदिरा की बात मान ली। उन्होंने नेहरू को और सजेशन दिया कि केरला में कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट है, उसको डिसमिस कर देना चाहिए। और इंदिरा के कहने से नेहरू ने केरला की जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट थी, उसको डिसमिस किया। अब देखिए, राजनीति के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब कौन किसका दोस्त बन जाता है। सारा का सारा खेल राजनीति का अपनी बातों को पूरा करना, केवल यही राजनीति का खेल है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसी इंदिरा ने कम्युनिस्टों का हाथ पकड़ा और उनके सपोर्ट से अपने आप को कंसोलिडेट किया। तो 1962 में क्या हुआ कि जब चीन का युद्ध हो रहा था, तो नेहरू ने इंदिरा को और स्ट्रांग बनाने के लिए सारे अपने कैबिनेट कोलीग्स, चीफ मिनिस्टर, सबको ये मैसेज दे दिया कि मैं तो चीन के युद्ध में बहुत बिजी हूं, तो आप लोगों को जो कहना है आप इंदिरा से बात कर लीजिए, इंदिरा मुझ तक पहुंचा देगी।
क्या मतलब था? सेकंड इन कमांड अब इंदिरा है। परंतु अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इंदिरा के लिए अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए। परंतु कामराज कामराज कांग्रेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे। कामराज के मैनिपुलेशन से इंदिरा गांधी को शास्त्री जी ने अपनी कैबिनेट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ले लिया। 20 महीने बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और इंदिरा जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा की जो पहली टर्म थी वो बहुत मुश्किल समय की थी, भारत के लिए बड़ी मुश्किल समय की थी। भारत की जो इकोनॉमी थी वो नीचे गिर रही थी। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स थे वो घटते चले जा रहे थे। निर्यात बहुत कम हो रहा था, आयात बहुत बढ़ रहा था। 65 में शास्त्री जी के टाइम जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान तो बुरी तरह से हारा था, परंतु चीन का झुकाव अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया था। पश्चिमी सारे देशों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया था। वो पाकिस्तान को हर तरह की मदद देने को तैयार थे, भारत को कुछ भी मदद देने को तैयार नहीं थे। उसके साथ साथ बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 साल से अकाल की स्थिति हो रखी थी। ऐसे समय में इंदिरा को प्रधानमंत्री पद मिला। 1967 में जब एक्चुअल इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी पड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि वो पावर में नहीं रहे, उनकी मेजॉरिटी जो थी वो बड़ी कम रह गई। 272 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, उनको 285 सीटें मिली। लोगों ने कहा कि ये इंदिरा की लीडरशिप में नंबर हमारे घट गए हैं, इंदिरा का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लग गया। उस इलेक्शन के बाद मोरारजी देसाई उन्होंने अपना सिर उठाना शुरू किया। वो बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मुझे ये गद्दी मिलनी चाहिए, इंदिरा केपेबल नहीं है। कामराज जो इंदिरा को कैबिनेट में लेके आए थे शास्त्री जी के टाइम पे, उन्हीं कामराज ने फिर से कूटनीति निभाई, दोनों को मिलाया और मुरारजी को समझा बुझा के इंदिरा का डेप्यूटी बनने को स्वीकार करा लिया। मुरारजी डिप्टी पीएम बन गए, इंदिरा प्राइम मिनिस्टर, मुरारजी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। परंतु इसके बाद इंदिरा ने ये जितने भी पुराने व्यक्ति थे, जितने भी बूढ़े व्यक्ति थे, जब मुरारजी देसाई और उनके कंटेम्पररी, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और यहां उसने कम्युनिस्टों का साथ मांगा। कम्युनिस्टों ने साथ दिया और उसके देने के लिए उन्होंने क्या मांगा आगे आपको बताऊंगा। 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो थे संजीवा रेड्डी, पर इनका सपोर्ट ज्यादा वो ओल्ड गार्ड का था। इंदिरा चाहती थी कि वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने और वीवी गिरी को एनकरेज किया कि आप इंडिपेंडेंटली खड़े हुए हम आपको सपोर्ट करेंगे। वीवी गिरी इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए और इंदिरा ने कांग्रेस के लोगों को कहा वोट विद योर कॉन्शियंस, मतलब जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को ही हमको सपोर्ट करना है, वोट विद योर कॉन्शियंस। लोग समझ गए कि इंदिरा का वोट जो है वो वीवी गिरी को गिरेगा। तब तक इंदिरा फिर भी कंसोलिडेट हो चुकी थी, प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी थी वो तो मान। उसकी वजह से संजीवा रेड्डी हार गए, वीवी गिरी जीत गए और वीवी गिरी हमारे अगले भारत के राष्ट्रपति बन गए। इसकी वजह से कांग्रेस जो है वो टूट गई। इंदिरा वाली कांग्रेस कांग्रेस आई बन गई और जो दूसरी कांग्रेस थी वो कांग्रेस ओ बन गई, कांग्रेस ओल्ड।
और धीरे 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 जो कांग्रेस ओ है वो खत्म होती चली गई, वो सब खत्म हो गई। इंदिरा ने 1969 में, ये देखिए, एक बहुत बढ़िया चाल खेली। 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया, ये कह के कि ये बैंक जो है ये प्राइवेट हाथों में है और ये केवल बिग बिजनेस को ही पैसा लोन में देते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, इनको लोन में पैसा नहीं मिलता है। उसकी वजह से सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। अंदर की बात क्या थी? अंदर की बात ये थी, यदि हमारे कंट्रोल में सारा पैसा आ जाएगा तो जितने भी ये बिजनेस पीपल हैं ये सारे हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे, हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे, तो हम इनको लोन में पैसा दे सकते हैं और ये हमारे लिए, हम जो मांगेंगे हम ये करेंगे हमारे लिए। कॉमन आदमियों को सपोर्ट करने के लिए इसने क्या किया? लोन मेले शुरू कर दिए। लोन मेला का पर्पस ये था, वोट बैंक। बोलते थे कि लोन मेला हम गरीबी हटाओ के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोन मेला जो था वो केवल वोट बैंक क्रिएशन के लिए था। कैसे? इनके पीछे जितने भी पॉलिटिशियंस खड़े थे सब ने इन लोगों को कह दिया था, लोन ले लो, लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरह से पैसे बट रहे थे। उस हिसाब से ये बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ, ये इंदिरा ने अपने हाथों में ले लिया। अभी मैंने आपको बताया है कि इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का सपोर्ट लिया था। वामपंथियों का कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करता है राजनीति में तो ये होता है, भैया मेरे लिए क्या, तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें क्या दूं। सारा एजुकेशन सिस्टम वामपंथियों के हाथ में चला गया। सारा इतिहास वामपंथियों के हाथ में चला गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सबने नाम सुना है। 1969 में ये यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो है ये वामपंथियों के हाथ में दे दी गई। 1972 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये क्रिएट किया गया और वामपंथियों के हाथ में दे दिया गया। आप आज इमेजिन कर लो, भारत का इतिहास वामपंथियों के हाथ में चला गया। भारत का इतिहास तोड़ मड़ोड़ के, झूठ बोल के हम लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाया गया। जो लोग इतिहास में डॉक्टरेट भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, उन लोगों ने भी गलत पढ़ाई पढ़ी है। क्यों? कि जो डॉक्टरेट देने वाले प्रोफेसर्स हैं वो भी सारे के सारे वामपंथी। तो ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ केवल पावर लेने के चलते। यहीं से सारा स्कूल एजुकेशन भी खराब हो गया, क्योंकि जितना इतिहास आना था वो वामपंथियों के हिसाब से हमारा इतिहास स्कूल एजुकेशन में भी लिखा गया। 1971 में जब दोबारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी ने स्लोगन निकाला था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। बहुत सुंदर स्लोगन है। इसके पहले लोन मेला, लोन मेले में गरीबों को खूब पैसा बांटा गया और अब वो बोलती है, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। इस स्लोगन के ऊपर थंपिंग मेजॉरिटी से इंदिरा वापस पार्लियामेंट में आ गई और प्रधानमंत्री। 72 के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए, वहां भी ऐसा ही हुआ, थंपिंग मेजॉरिटी से। अब यहां से कहानी नया मोड़ लेती है। ये जो 1971 का था इलेक्शन, इसमें राजनारायण इंदिरा के ऑपोजिट खड़े हुए थे। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि इंदिरा ने
गवर्नमेंट की मशीनरी को मिस यूज किया है अपने इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और इसकी वजह से उनका जो इलेक्शन है वो खारिज होना चाहिए। आगे क्या हुआ इसके थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं। 1971 में थोड़ी सी पाकिस्तान की कहानी सुनाता हूं मैं, क्योंकि 1971 का जो युद्ध हुआ था वो पाकिस्तान ने कुछ गलत काम किए थे, उसकी वजह से यह युद्ध होना पड़ा। आप लोगों को मालूम होगा कि पहले बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था और उधर पश्चिमी पाकिस्तान होता था, दोनों एक ही देश थे। नॉर्मल में जब भी वहां इलेक्शन होते थे तो पश्चिमी पाकिस्तान से ही हमेशा प्रधानमंत्री बनते थे। इस बार इत्तेफाक से क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान ये इलेक्शन जीत गए और ये प्रधानमंत्री का दावा इन्होंने कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान वालों को बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे हो सकता है कि बंगालियों का कोई व्यक्ति और हमारे ऊपर राज करे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया, उन्होंने फौज लेके पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया। बहुत बुरी तरह से वहां पे नरसंहार हुआ, लाखों लाखों व्यक्तियों का नरसंहार हुआ, औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। बहुत सारे लोग वहां से माइग्रेट होके बंगाल की तरफ आ गए, भारत के बंगाल की तरफ आ गए, क्योंकि वो नरसंहार सह नहीं सकते थे। हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हुआ, मुसलमानों के ऊपर नरसंहार हुआ। उसी समय मुजीबुर रहमान ने अपने देश को अलग देश अनाउंस कर दिया, बांग्लादेश। और भारत मतलब इंदिरा गांधी वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। सैम मानेकशॉ हमारे उस समय आर्मी चीफ हुआ करते थे। इंदिरा जी ने सैम मानेकशॉ को बुला के बोला, हमको ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में घुसना है। सैम मानेकशॉ ने कहा, मुझे समय दीजिए, मैं आज अगर घुस जाऊंगा तो हार ही होगी हमारी। उन्होंने 6 महीना लिया। 6 महीने के अंदर उन्होंने तैयारी करी, तैयारी करके नवंबर या दिसंबर, मेरे को इमीडिएटली इसमें याद नहीं आ रहा है, नवंबर या दिसंबर में वो पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश, क्योंकि हम लोग उसमें ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके थे, बांग्लादेश में घुस गए। पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से मारा और 13 या 14 दिन के अंदर पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया। उधर पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर भी युद्ध शुरू कर दिया। तो भारत दो जगह युद्ध लड़ रहा था, पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा। पश्चिमी सीमा में भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के बहुत सारी जमीन हथिया ली। इधर 93,000 पाकिस्तानी सैनिक, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक उन्होंने सरेंडर किया। उनके जनरल नियाजी थे, शायद, मेरे को नाम पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, जनरल नियाजी थे शायद, उनके साथ साथ उन्होंने सरेंडर किया। निशस्त्र किया गया उनको, लेकिन उनको हमारे कैंप्स के अंदर बहुत प्रेम से रखा गया। सैम मानेकशॉ ने बहुत ध्यान रखा कि जो भी कुछ है ये कैदी जरूर हैं लेकिन विदेश से आए, उनको बहुत ध्यान से रखा गया। उसके तुरंत बाद अर्ली 72 की बात रही होगी, अर्ली 72 में भुट्टो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। वो भारत आए और इंदिरा गांधी के साथ एक समझौता हुआ, उसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। अनफॉर्चुनेटली ये शिमला एग्रीमेंट हुआ, हम लोगों ने जितनी जीत हासिल करी थी ये युद्ध में, वो सारी की सारी जीत हमने गंवा दी। 93,000 सैनिक हमने उनको दे दिए, बदले में हमको जितने भी पीओडब्ल्यू उनसे मिलने वाले थे, पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर्स, हमारे भारत के जो उनके पास थे, वो हमको नहीं मिले। हमने जितनी जमीन पे कब्जा किया था पश्चिमी पाकिस्तान की,
वो जमीन हमें वापस देनी पड़ी, हमने दे दी। तो इस तरीके से हमने जो भी जीता वो सारा का सारा गंवा दिया। परंतु कुछ भी हो, इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिला के एक बहुत बढ़िया काम किया। हम लोग उस समय में हमेशा ये बोला करते थे, इंदिरा इज द ओनली मैन इन हर कैबिनेट। इतनी जोरदार उनका व्यक्तित्व था। और हम लोग ये बोलते थे, भारत के टोपी में एक और फेदर लग गया है। तो उस समय हम लोग के मन में इंदिरा के प्रति बहुत प्राउड फील हुआ करता था। 1971 में प्रीवी पर्सेस हुआ करते थे। प्रीवी पर्सेस क्या थे? 1947 में जब भारत आजाद होने वाला था, तो ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, सरदार पटेल ने उन सबको इकट्ठा करके एक देश बनाया। एक देश बनाया और उन सबको ये प्रॉमिस किया, और ये संवैधानिक गारंटी थी कि उनको प्रीवी पर्सेस मिलेंगे, मतलब देश उनको रहन सहन के लिए इतना रुपया हर साल देगा। इंदिरा ने ये बहुत गलत काम किया कि ये प्रीवी पर्सेस को एबॉलिश कर दिया गया। भारत की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि ये संवैधानिक गारंटी थी और इंदिरा ने संविधान को बदल दिया। तो ये एक गलत काम हुआ, केवल ये कहने से कि ये जो रुपया हम प्रिंसेस को देते हैं ये बहुत गलत देते हैं, वो लोग इसको मिसयूज करते हैं, वो लोग केवल बैठे बैठे खाते हैं और उनके पास कुछ करने को नहीं है। सब गलत था, पर ऐसा ही उन्होंने कहा। एक और बहुत बढ़िया काम किया इंदिरा ने। 1972 या 73 की बात है, कोल माइंस को नेशनलाइज किया। जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हुआ करते थे सब लोग ये बोलते थे बहुत गलत काम किया, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूं कि बहुत अच्छा काम किया। क्यों? जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स थे वो सारे कोल माइंस में से अच्छा अच्छा कोल निकाल के बेचा करते थे। जितना भी रद्दी क्वालिटी का कोल था उसको अंदर ही छोड़ देते थे। इस वजह से भारत का जो वेल्थ है, कोल का जो वेल्थ है, एनर्जी का जो वेल्थ है, ये हमें बड़ा नुकसान हो रहा था। जब ये माइनिंग नेशनलाइज हो गई तो फिर ये हुआ कि सारा का सारा कोल माइनिंग होगा, किस तरीके से उसको मिक्स किया जाएगा और उस हिसाब से बेचा जाएगा। कोल माइंस माफिया शुरू हो गया, ये बात अलग है, ये बाद की बात है। बट इंदिरा गांधी ने जिस वजह से इसको किया था, इसका मतलब बहुत अच्छा मतलब था। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अनदर फेदर इन द कैप था। 1974 में क्या हुआ? पोखरण का नाम सुना है? अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण 2 किया था, जब वहां पे न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई गई थी। इंदिरा गांधी ने पोखरण 1 किया था 1974 में, जब न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी। लोगों ने कहा, लोग मतलब दुनिया के लोगों ने कहा कि ये करोगे तो तुमको सैंक्शंस हो जाएंगे, भारत बहुत बुरी तरह से खत्म हो जाएगा। इंदिरा ने सबको कह दिया भाड़ में जाओ। उन्होंने पोखरण 1 किया, सक्सेसफुली किया। भारत न्यूक्लियर वर्ल्ड के अंदर जमा हो गया, ऐड हो गया, शामिल हो गया। इसका इतिहास क्या है? अगर आपको याद होगा, जब मैंने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करी थी, लाल बहादुर शास्त्री ने होमी भाभा को बुला के कहा था हमको न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग करनी है, कब हो सकती है? होमी भाभा ने कहा था 20 महीने चाहिए, ये टेस्टिंग हम कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली लाल बहादुर शास्त्री भी चले गए, होमी भाभा भी चले गए, परंतु वो जो एक ड्रीम था वो इंदिरा ने अब जाके 74 में पूरा किया। और उसने कोई बॉदरेशन नहीं किया कि विदेशी ताकतें जो हैं वो हम पे हावी हो जाएंगी। धीरे 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 सब ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये एक अगला
फेदर इन द कैप था। एक बात और बढ़िया बताता हूं, 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुई। जॉर्ज फर्नांडिस लीडर था इस स्ट्राइक का। नॉर्मली पूरे देश के अंदर अगर कभी ऐसा होता है तो लोग घबरा जाते हैं। पूरे देश के अंदर रेल रुक गई, ना लोग इधर से उधर जा सकते, ना कार्गो इधर से उधर जा सकता। इंदिरा ने टफ स्टैंड ले लिया, वापस काम पे आ जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। कोई नहीं काम पे आया, जॉर्ज फर्नांडिस को उठा के जेल में डाल दिया। जितने भी लोग स्ट्राइक कर रहे थे सबको उठा के जेल में डाल दिया। दूसरे जो लोग बचे हुए थे उनको उठा के निरस्त कर दिया गया जॉब से। या तो काम पे आ जाओ नहीं तो तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा। धीरे 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 करके सारे के सारे वापस काम पे आ गए और इंदिरा ने रेलवे स्ट्राइक को खत्म कर दिया। अनदर फेदर इन द कैप फॉर दैट आयरन लेडी। एक और कहानी मुझे याद आती है, मुझे इसका रेफरेंस मिला नहीं, परंतु मुझे याद आता है क्योंकि उस जमाने में मैं था। मुझे याद आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों की स्ट्राइक हो गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्ट्राइक अगर हो जाए तो भारत का जो विमान का यातायात है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। अब भारत के ऊपर से जो विमान उड़ के एक देश से दूसरे देश जा रहे होते हैं उनका भी यातायात खत्म हो जाता है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंदिरा गांधी ने वहां पे सारी फौज बैठा दी। धीरे धीरे ट्रेनिंग होके फौज वाले भी सीख गए और उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को बोल दिया या तो काम पे आ जाओ नहीं तो तुमको जॉब से भगा दिया जाएगा। सारे के सारे उठ के जॉब में वापस आ गए। लेकिन इसका मेरे को साल याद नहीं आ रहा है, मुझे अनफॉर्चुनेटली इसका कहीं रेफरेंस भी नहीं मिला, पर ये मेरा निज का देखा हुआ है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये इंदिरा गांधी ने बहुत बढ़िया काम किया। 1975, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राज नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 1971 की बात है। 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, इंदिरा के विरुद्ध। राज नारायण जीत गया। इंदिरा का जो इलेक्शन था वो इनवैलिड हो गया। जब इंदिरा पार्लियामेंट की मेंबर ही नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर कैसे रह सकती है? उसको प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। संजय गांधी उस समय एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया था। संजय गांधी ने तुरंत सिद्धार्थ शंकर रे को कांटेक्ट किया। वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बढ़िया लॉयर हुआ करते थे। उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा तुरंत इमरजेंसी लागू करो, तुरंत इमरजेंसी लागू करो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया। 18 जून को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का एक मीटिंग हुआ जिसमें उन्होंने इंदिरा की लीडरशिप को एंडोर्स किया। 20 जून को उन्होंने अपने सपोर्ट में एक बोट क्लब में रैली बुलाई, उसमें हजारों लोग प्रेजेंट थे, जिससे उनको पता चल गया कि लोगों का सपोर्ट इंदिरा के साथ है। 24 जून को एक वेकेशन जज, सुप्रीम कोर्ट की जब छुट्टी होती है, जब समर के अंदर ये हॉलीडेज पे जाते हैं तो एक वेकेशन जज होता है। वेकेशन जज थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। उन्होंने इंदिरा को पार्शियल रिलीफ दे दिया। एग्जैक्टली क्या था मुझे मालूम नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट में एक पार्शियल रिलीफ दे दिया। 25 जून की रात को फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने भारत में इमरजेंसी का डिक्लेरेशन साइन कर दिया। 26 जून की सुबह जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया और जितने भी प्रेस थे सबको सेंसरशिप लगा दी, आप कुछ भी नहीं छापेंगे। उसके अगले कई दिनों तक अखबार नहीं आए हमारे देश में। 30 जून में एक ऑर्डिनेंस पास हो गया, मीसा करके, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें
आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको रीजन नहीं बताए जाएंगे आपको क्यों अरेस्ट किया गया और कितने दिन तक आपको कस्टडी में रखा जाएगा, कुछ नहीं मालूम। याद है जब मैंने गांधी के बारे में एपिसोड किया था, मैंने सबको बताया था एक रॉलेट एक्ट करके अंग्रेज लेके आए थे। उसमें था नो वकील, नो दलील और नो समथिंग। एग्जैक्टली वही ये मीसा का कानून था। कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कुछ नहीं, और आप अरेस्ट हो सकते हैं। 4 जुलाई को आरएसएस और ऐसी हिंदू महासभा, ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सबको उठा के बैन कर दिया गया। और उसके बाद मेहम शुरू हुआ। क्या मेहम शुरू हुआ? जो दिल्ली में खासकर जो अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे, खासकर तुर्कमान गेट में जो अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे, उनको डिमोलिशन करना शुरू किया। कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ घंटों का नोटिस दिया गया उन लोगों को, खाली करो नहीं तो हम तोड़ते हैं। लोग बेचारे वहां से जो जो उठा के सामान ले जा सकते थे वो उन्होंने लिया और सारे के सारे स्ट्रक्चर वहां पे डिमोलिश कर दिए गए। इसका जो राक्षस था वो था जगमोहन। जगमोहन संजय गांधी का दायां हाथ था। ये उन्होंने किया। दूसरी एक बहुत बड़ी मुहिम चालू हुई, नसबंदी। लोगों को, टीचर्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को टारगेट दे दिए गए कि तुमको नसबंदी करानी है। लोगों ने उठा उठा के यंग लड़कों को, जिनका विवाह भी नहीं हुआ है, उनको उठा उठा के नसबंदी कर दी। जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, यंग लोग, उनकी भी नसबंदी करा दी। जो बूढ़े बूढ़े लोग, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के लोग, उनकी भी नसबंदी करा दी। क्यों? टारगेट पूरा करना था। और इस तरह से बड़े सारे काम हुए। पर कुछ अच्छे काम भी हुए। ट्रेन्स टाइम पे चलनी शुरू हो गई। ये किसी को विश्वास नहीं होता था। मैं काफी ट्रेवल किया करता था उस जमाने में ट्रेन में, और मैं देखा करता था यार मजा आ गया। ट्रेन तो इमरजेंसी तो कंटिन्यू करनी चाहिए। ये एक ऐसे ही विचार था, नॉट कि मैं दिल से मानता था इस बात को, पर इमेजिन करो ट्रेन टाइम पे चलने लगी, हवाई जहाज टाइम पे चलने लगे, सरकारी दफ्तर में लोग समय से आने लगे, सरकारी दफ्तर में लोग काम करने लगे, सरकारी दफ्तर में लोग आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगे। ये इमरजेंसी का अच्छा इफेक्ट था। अगर किसी को इंटरेस्ट हो इसका डिटेल पढ़ने में, ये पुस्तक है, कुमी कपूर की पुस्तक है, द इमरजेंसी। जिसको इंटरेस्ट हो आप जरूर पढ़ना। इसमें बहुत डिटेल में, विस्तार से वर्णन किया है इमरजेंसी का, और बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इसका वो किया है। 28 अप्रैल 1976 सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दे दी 4-4 और 1 से कि फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड हो गए हैं इमरजेंसी में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में याचिका दायर नहीं हो सकती। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जब नहीं है तो बस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। किशोर कुमार के गाने सबको बहुत अच्छे लगते हैं, सबने नाम सुना होगा। किशोर कुमार जो था उसने मिनिस्ट्री से कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो में उसके गाने सारे के सारे बैन हो गए। किशोर कुमार को झुक के आना पड़ा। नवंबर 76 में पार्लियामेंट में 42वां अमेंडमेंट पास हुआ। क्या था वो 42वां अमेंडमेंट? पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है बिना कोर्ट्स में जाए, कोई भी उसके लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकता। मतलब कि इतनी हैवी पावर इंदिरा ने अपने हाथ में ले ली थी कि अब वो देश में कुछ भी कर सकती है, किसी को भी कुछ कर सकती है।
तो जहां उसने बहुत अच्छे काम किए, वहां अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए ये सब गलत काम भी किए। बाद में इंदिरा गांधी को एक फीडबैक मिला कि ये बहुत अच्छा समय है, आप इलेक्शन करा लो, इस समय आप जीतोगे। क्यों? कि ऑपोजिशन सारा जेल में है, बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ होने के कारण वो कहीं भी अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर सकता है, तो आप इलेक्शन जीतोगे। जनवरी 77 में उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। इलेक्शन की वजह से ऑपोजिशन को छोड़ना पड़ा, वो तो जरूरी हो जाता है। 18 जनवरी को इलेक्शन अनाउंस हुआ, मार्च में इलेक्शन होगा, ऑपोजिशन के पास 2 महीने थे। 20 जनवरी को सारे के सारे ऑपोजिशन वाले मिल गए, बोले हम लोग सब मिल के साथ में लड़ेंगे। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि तुम सबको एक पार्टी के अंदर लड़ना पड़ेगा। सबने एग्री किया, सब लोगों ने जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी बनाने के बाद सबने जनता पार्टी के बैनर के अंदर इलेक्शन जीता। पूरा पूरा उत्तरी भारत जनता पार्टी के फेवर में, और सारा का सारा दक्षिणी भारत फिर भी कांग्रेस के फेवर में। इतनी बड़ी इमरजेंसी हो गई, उसके बाद भी वो कांग्रेस के फेवर में। जो जो भी हुआ, उत्तरी भारत की मेजोरिटी के कारण जनता पार्टी पावर में आ गई। जनता पार्टी में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। अल्टीमेटली जो 1966 से बनना चाह रहे थे, वो जाके 1977 में प्रधानमंत्री बने। बट अनफॉर्चुनेटली जनता गवर्नमेंट का केवल एक ही मुद्दा था, इंदिरा गांधी को जेल भेजना। उसने जो भी इमरजेंसी में गलत काम किए उसकी वजह से उसको जेल भेजना। उनकी सारी की सारी एनर्जी एक ही चीज पे लगी हुई थी। शाह कमीशन बैठाया, उसका कुछ हुआ नहीं, आया गया नहीं हुआ। आपस में ये लोग लड़ने लग गए, अगर ये भी करो कि भैया देश के लिए कुछ तो करोगे। कुछ नहीं किया देश के लिए। केवल उनकी सरकार 3 साल रही, 5 साल पूरे नहीं निकाल पाई। क्यों? चरण सिंह का बहुत बड़ा एम्बिशन हुआ करता था कि प्राइम मिनिस्टर तो मुझे बनना चाहिए था, ये मोरारजी देसाई कहां से आ गया, प्रधानमंत्री बन गया। तो संजय गांधी को जब ये भनक लगी तो उसने बात करी, और उसने चरण सिंह से बात करी। बोले तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हम तुमको बाहर से सपोर्ट करेंगे। चरण सिंह मान गया। चरण सिंह ने पार्टी तोड़ ली, वो जनता पार्टी से बाहर निकल गया। उसने सरकार बना ली कांग्रेस के बाहर के सपोर्ट के साथ, और कुछ ही दिनों में, शायद 20 दिन, कांग्रेस ने उसके नीचे से कारपेट खींच लिया। चरण सिंह बाहर। इलेक्शन का समय दोबारा से आ गया। लोगों ने देख लिया कि भैया जो भी है, काम करने वाले तो ये जनता पार्टी है नहीं, ये तो केवल अपनी बात रखना चाहते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, तू मैं करते रहते हैं। जो भी है, कांग्रेस तो इनसे तो अच्छी। इंदिरा गांधी 80 में भारी बहुमत के साथ वापस आ गई। अब क्या हुआ कि संजय संजय गांधी बहुत पावरफुल व्यक्ति हो गया था उसमें कांग्रेस के अंदर। वो एक तरह से हमको ये मान लीजिए कि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो गया था। वो, आप ये मान लो कि संजय गांधी एक सेकंड प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वहां पे काम करने लग गया था। संजय गांधी जो मुंह से निकाल दे वो पूरा होना ही है, कितना ही गलत हो, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो, सरकारी लॉज के विरुद्ध हो, लेकिन संजय गांधी ने अगर कुछ कह दिया तो करना ही है। इतना पावरफुल हो गया था। उसने यहां से एक चाल चली कि 1985 का जो इलेक्शन आएगा उसको जीतने के लिए मुझे क्या करना है, पंजाब को जीतना बहुत जरूरी था। वो अकाली दल को अलग करने के लिए, अकाली दल के अगेंस्ट में उसने जरनैल सिंह भिंद्रनवाला को खड़ा किया। जरनैल सिंह भिंद्रनवाला खालिस्तान की बात को लेके वो सामने आया। सबको मालूम है खालिस्तान का जो कितना बुरा हाल है। ये उस समय 1980 में, उस 80 से पहले ही शुरू हो गया था, 80 में ज्यादा जोर पकड़ लिया गया। और उसके बाद सबको मालूम है अमृतसर में
खालिस ये जर्नैल सिंह भिंद्रनवाला को मार दिया गया, इंदिरा गांधी ने मरवाया 84 जून के अंदर। इसका इसका विवरण में अगले एपिसोड में श्री जीबीएस सिद्धू हैं, ये रॉ के एजेंट भी रहे थे, रॉ के ऑफिसर थे, और उन्होंने ये किताब लिखी है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। जिसको इंटरेस्ट हो डिटेल में पढ़ने में, आप ये किताब जरूर पढ़ना। और अगले एपिसोड में सिद्धू सर इसके बारे में बताएंगे, तो इसलिए इसका डिटेल में अभी कुछ नहीं बताऊंगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अमृतसर में भिंद्रनवाले को मार दिया गया, ये हुआ जून के महीने में, और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के 2 सिख गार्ड्स ने इंदिरा गांधी को अपनी बंदूकों से भून दिया। इंदिरा गांधी की तुरंत मौत हो गई। अब इसकी एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। 1966 में 7 लाख साधु दिल्ली में आए। वो इंदिरा गांधी से अपील करना चाहते थे कि गो रक्षा कानून बनाया जाए। इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई। तो फिर 10,000 साधु उसमें से चुन के उन्होंने सोचा कि हम पार्लियामेंट पे हल्ला बोलेंगे। वो पार्लियामेंट पे हल्ला बोलने आए। गुलजारी लाल नंदा उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। इंदिरा ने उनको कह के इन पे लाठीचार्ज भी करवाया और गोली भी चलवाई। 5,000 साधु मौत के घाट उतार दिए गए। 5,000 साधु मौत के घाट उतार दिए गए। और फिर उनका जो क्रिमेशन भी हुआ वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। उनके सारे जो बॉडीज थी वो उठा के ट्रक में डाला, और ट्रक में डाल के पता नहीं कहां ले गए, और वहीं पे उनको जला दिया गया। ऐसा बुरा व्यवहार साधुओं के साथ इंदिरा ने किया। उस समय एक स्वामी करपात्री जी महाराज हुआ करते थे। स्वामी करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया इंदिरा को। अब आप लोगों को बताता हूं ये श्राप कितना, साधु का श्राप कितना इंपॉर्टेंट होता है। कभी साधु को छोटे रूप में मत लेना। उसने इंदिरा गांधी को श्राप दिया, जिस तरीके से तूने साधुओं को मरवाया है, तू और तेरा वंश ऐसे ही मरेगा, याद रखना। इंदिरा गांधी को 2 सिखों ने मार दिया। संजय गांधी प्लेन में क्रैश होकर मर गया। राजीव गांधी आतंकवादी हमले में मर गया। अब जो नया वंश चल रहा है, देखो क्या होता है उसका। इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गया। 3 दिन तक सिखों का नरसंहार हुआ दिल्ली में और पूरे देश में। 3 दिन पूरे नरसंहार हुआ सिखों का। सारे कांग्रेसियों ने यह नरसंहार किया। जिंदा जला दिया गया। बच्चों को उछाल उछाल के मार दिया गया। औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और पुलिस खड़ी खड़ी देख रही है। पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि भैया कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। खड़ी खड़ी देख रही है। और राजीव गांधी क्या बोलता है, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। ये एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट सुंदरता जाहिर नहीं करता है। खैर, अब ये जो हुआ, आप इमेजिन कर लो, सरदार पटेल हमारे लौह पुरुष जिन्होंने भारत को एक बनाया, इतिहास में उनका नाम उसी तरह से लिखा गया। इंदिरा लौह स्त्री, मैं जरूर बोलूंगा लौह स्त्री, क्योंकि उसने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, परंतु अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत गलत काम किए। उसने अपने लॉ का जो व्यक्तित्व था
उसको उसने मिसयूज किया अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ये शब्द सबको मालूम है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो कहां सरदार पटेल लौह पुरुष और कहां इंदिरा गांधी लौह स्त्री, दोनों ने ही अपने कर्तव्यों को, अपने व्यक्तित्व को किस तरह से भारत देश के लिए यूज किया। दोस्तों, ये हमारा देश है, हम सबको इसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे देश को तोड़े, हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें हमारे देश को नीचा देखना पड़े। मेरा देश, मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश, हम सब की अलग अलग जिम्मेदारी, इसको हमेशा याद रखना। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर। इस इतिहास के इस अनकहे पन्नों के बारे में और किसी का भी इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, वो अपना हैंड रेज कर सकता है सिस्टम में, और सर एक एक करके किसी सवाल होंगे उनका रिप्लाई करेंगे। तो जी नमस्कार जी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 75 में इमरजेंसी लगवाई क्योंकि लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी, तो राज्यसभा के माध्यम से भी प्रधानमंत्री बना जा सकता था जैसे मनमोहन सिंह जी बने थे। हाँ, बट राज्यसभा के आने में तो बहुत समय लगेगा ना। अगर कोई राज्यसभा की सीट खाली हो, खाली होने के बाद राज्यसभा का वहां पे वो उसका दोबारा इलेक्शन हो, उसके आने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए तुरंत एक्शन करने के लिए राज्यसभा एक तुरंत का ऑल्टरनेटिव नहीं था। संजय गांधी के अंत की सच्चाई क्या है? संजय गांधी के अंत के पीछे क्या सच्चाई है? कि लोग बोलते हैं कि इंदिरा ने उसको मरवाया। ये कहां तक सच है मैं नहीं जानता, मेरे को विश्वास नहीं होता है। तो लोग बोलते हैं कि वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो अपनी मां तक को मानता नहीं था, और यहां तक कि वो बहुत गलत गलत काम करवाता था जो इंदिरा को काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल नहीं थे, इसलिए इंदिरा ने उसे मरवा दिया। परंतु ये बात गले नहीं उतरती है, क्योंकि आफ्टर ऑल था तो उसका बेटा ही। वो चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है मेरे को। बाकी जो प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन में कुछ भी गड़बड़ रही होगी, प्लेन क्रैश हुआ, मैं तो इतना ही समझता हूँ कि शायद वो सच्चाई प्लेन क्रैश हुआ था, पर ये मेरी अपनी धारणा है। अंकिता जी का एक सवाल। अंकिता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग। ये बुक के बारे में पूछना चाहती थी, वो अमृतसर में जो ऑपरेशन किया था, वो रॉ की बुक बताए थे आप नाम। जी, ये द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। खालिस्तान कॉन्फ्रेंस। ओके, थैंक यू सर। इनका सेशन भी होगा अगली बार, 18 अप्रैल फिक्स हुआ है, शाम 4:30 बजे। जी सर, थैंक यू सर। जी नमस्ते, मेरा एक और प्रश्न है। अंकित जी। जी 1966 में जब 5000 साधुओं की गौ रक्षा आंदोलन के विरोध में हत्या करवा दी गई थी, तब उस समय तो इंदिरा गांधी को कुछ ही महीने हुए थे प्रधानमंत्री बने हुए, और उसे गूंगी गुड़िया कहा जाता था, एक कमजोर प्रधानमंत्री। तो फिर उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और उसका कांग्रेस में किसी ने भी विरोध नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, गूंगी गुड़िया उनको कहा जाता था 64-65 में, जब जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और उनको कैबिनेट में लिया गया, तो उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। लेकिन कैबिनेट के अंदर भी उन्होंने अपने आप को अपना वर्चस्व साध लिया, और वहां से फिर वो गूंगी गुड़िया नहीं रही। इसीलिए 65 में 66 में जनवरी 66 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब वो प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से देश को संभाला था। तो वो गूंगी गुड़िया का एपिसोड जो था वो 65 तक का था। 64-65, जब 64 में नेहरू की मृत्यु हुई,
64 और 65 तक ये विचारा जाता था कि ये तो गूंगी गुड़िया है। जी सर। पर जी उन्हें प्रधानमंत्री तो इसीलिए बनाया गया था ना कि वो गूंगी गुड़िया थी, मतलब ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोल नहीं सकती थी, इसलिए के कामराज और इन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, नहीं तो दूसरे नेताओं को बनाया जा सकता था। हाँ, उनको जब बनाया गया था उस समय लोगों ने यही सोचा था कि इनको हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो तो 2-3 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना वर्चस्व दिखा दिया कि nobody can take her for granted। तो वो तो एक तरह से वर्चुअली डे 1 से ही he became a very solid woman। जी सर। चैट बॉक्स में एक सवाल है डॉक्टर प्रेमचंद्र जी का, नेहरू गांधी परिवार और केजीबी के रिश्तों की सच्चाई क्या है, कृपया प्रकाश डालिए। देखिए, याद होगा जब मैं नेहरू का एपिसोड किया था उस समय नेहरू का रूस से बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध था 20 के दशक से ही। उस समय मैंने सारा बताया था कि नेहरू का कम्युनिस्टों के साथ, वामपंथियों के साथ कितना गहरा संबंध है। वो अपनी पत्नी को लेके जब स्विट्जरलैंड गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उनको वहाँ छोड़ के उन्होंने यूरोप में विजिट किया। वहाँ पे वामपंथियों की जो मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी वहाँ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद 1928 में या किसी टाइम पे वो रूस भी गए। वहाँ पे उन्होंने 3 दिन रहे, केवल 3 दिन रहने के बावजूद उन्होंने इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख डाला वामपंथियों के बारे में कि एज इफ कम्युनिज्म इज द रियल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। तो वो इतना अधिक प्रभावित हो चुके थे वो कम्युनिस्टों से, तो इसलिए उनका केजीबी से बड़ा गहरा संबंध हो गया था। इंदिरा गांधी का कितना गहरा संबंध था इसके बारे में भी श्योरिटी नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं, हो भी सकता है, लेकिन इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। नेहरू का तो क्लियर था बिल्कुल, और अभी आज का तो आपको मालूम ही है। हमारे जो छोटे साहबजादे हैं उनका तो चीन से बहुत सॉलिड संबंध हो रखा है। उन्होंने तो एक एग्रीमेंट भी जाके साइन किया था, एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया था उन्होंने। सक्षम भंडारी जी का चैट बॉक्स पे एक सवाल है, आपके आपके सामने और आपकी नजर में सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई क्या है? सुभाष चंद्र बोस का तो मैंने एक पूरा एपिसोड किया है जिसमें मैंने क्लियरली बताया है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 45 में नहीं हुई। वो मृत्यु फेक दर्शाई गई थी लोगों को भुलाने के लिए, और वहां से वो रशिया चले गए थे। और रशिया जाने के बाद वहां से कुछ वर्ष रहने के बाद वो चीन आए, मंचूरिया की तरफ। मंचूरिया की से वहां पे वो तिब्बत में आए, तिब्बत से नेपाल होते हुए वो भारत में आ गए थे। और भारत में वो गुमनामी बाबा की तरह से रहा करते थे, और 1986 में जाके उनकी मृत्यु हुई है। ये मैंने मेरे एपिसोड में, आप अगर मेरी चैनल पे जाके देखेंगे, आर्च डालमिया मेरी यूट्यूब चैनल है, उस पे सुभाष बोस जी का आपको पूरा चरित्र मिल जाएगा। जी सर। डॉक्टर अवधेश कुमार जी का सवाल है चैट बॉक्स पे कि इंदिरा और अटल जी के संबंध इतने मधुर क्यों थे, पक्ष और विपक्ष होने के बावजूद भी? अटल जी का जो व्यक्तित्व था ना, वो हर व्यक्ति के साथ दोस्ताना व्यक्तित्व था। आप इमेजिन कर लो, 77 में जब जनता की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे, और उस फॉरेन मिनिस्टरशिप के समय भी उन्होंने पाकिस्तान से इतने अच्छे संबंध बना लिए थे और बहुत मधुर संबंध बन गए थे। ठीक है, पाकिस्तान का जो जो रवैया है वो तो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव आया नहीं, परंतु जो पर्सनल संबंध थे उन्होंने बहुत अच्छे संबंध बना लिए थे। अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में भी उन्होंने जब ये एक वो बस की यात्रा शुरू करी थी, वहां उस समय भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे मधुर संबंध बनाए। तो उनका कोई व्यक्तित्व रहा है कि वो हर व्यक्ति से बड़े सुंदर मधुर संबंध बना लेते हैं। तो वही संबंध उनके इंदिरा से भी हो गए थे। जी।
चैट बॉक्स पे एक मिस्टर शर्मा का सवाल है कि कांग्रेस का अस्तित्व बिना गांधी परिवार के है क्या आपकी नजर में? मेरी नजर में तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिस दिन ये गांधी परिवार अलग हुआ, किसी भी वजह से अलग हुआ, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म। मेरा विचार ये है, और मैं अनुमान करता हूं कि शायद हमारे देश के 99% लोगों का यही विचारधारा रहेगी। जी सर। आज के हालात को देखते हुए आपको सर क्या लगता है आगे कांग्रेस का भविष्य क्या है, आज के जो वर्तमान के जो परिस्थितियां चल रही देश काल परिस्थिति के हिसाब से? मेरी समझ में तो अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा जो आज है, कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म ही होगा। उनका अस्तित्व, अभी भी उनको दक्षिण भारत में फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। और कहीं मैंने एक कैलकुलेशन देखा था कि उनकी 20% जो वोट बैंक है वो उनका हमेशा रहेगा ही। वोट बैंक उनका ये कहीं नहीं जाने वाला है। इसका मतलब कांग्रेस 20% वोट से जितने भी नंबर्स पार्लियामेंट में ला सकेगी वो लाएगी। उसके अलावा इनका और कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है। ये ऑपोजिशन भी इनका बहुत पुअर है। राज्यों की तरफ आप चले जाइए तो हर किसी भी राज्य में इनकी सरकार नहीं है। सब जगह ये जूनियर पार्टनर हैं, जहां भी हैं जूनियर पार्टनर हैं, और जूनियर पार्टनर की वजह से इनको कोई तूल नहीं देता है। तो इनका वर्चस्व तो आज भी खत्म हो चुका है। बस आगे धीरे धीरे कितना खत्म होगा वो भी समय बता देगा। हाँ, इनका अगर रवैया बदल गया, अगर इन्होंने अपनी विचारधारा में बदलाव ले आए, वो देश के प्रति सोचने लगे, अपने अपने बारे में छोड़ के देश के प्रति सोचने लगे, तो शायद इनके सपोर्ट में बदलाव आ सकता है, धीरे धीरे आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शायद अजय जी, आरजेडीएसएस से सवाल है कि आपकी नजर में कांग्रेस के साइड से बेस्ट पीएम कौन हुआ? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी? देखिए, एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं, नेहरू ने भी बहुत अच्छे काम किए, नेहरू ने भी बहुत गलत काम किए। इंदिरा गांधी ने भी बहुत अच्छे काम किए, इंदिरा गांधी ने भी बहुत गलत काम किए। राजीव गांधी ने भी अच्छे काम किए, उसने भी बहुत गलत काम किए। अब अगर कोई भी व्यक्ति इनकी बैलेंस शीट बनाने को बैठे और बैलेंस शीट बना के देखे तो पता चलेगा कि किसकी बैलेंस शीट में पॉजिटिव आता है। मैंने जितनी भी बैलेंस शीट बनाई है, मेरे हिसाब से तीनों के तीनों ही नेगेटिव हैं। दे आर मोर ए लाइबिलिटी देन एन एसेट। उसके बाद बोले तीनों में कौन अच्छा? भैया, अंधों में काना राजा कौन? तो जब तीनों ही बेकार हैं, बैलेंस शीट के अंदर नेगेटिविटी आती है, तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा? जी सर। सतीश गुप्ता जी का एक सवाल है कि इमरजेंसी के टाइम पे जयपुर राजघराने और इंदिरा गांधी के बीच में इश्यूज थे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे को इन इश्यूज के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, एक्सेप्ट कि जयपुर राजघराने का बहुत खजाना एक किले में छुपा हुआ था। तो वो बोलते हैं कि रातों रात उस खजाने को लूट के इंदिरा गांधी ने NH-8 से हवाई जहाजों के द्वारा स्विट्जरलैंड पहुंचाया था। शायद यही एक बहुत बड़ा इशू रहा होगा दोनों के बीच में। या तो उन्होंने इंदिरा को एनफ पैसा दिया नहीं होगा, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जयपुर राजघराने का वो जो खजाना था वो निकल के इंदिरा गांधी ले गई। पूरे रात भर सुनते हैं, पूरे रात भर NH-8 जो जयपुर दिल्ली का नेशनल हाईवे है वो नॉर्मल ट्रैफिक के लिए बंद हो गया था, और केवल ये वाले ट्रक चल रहे थे और पालम एयरपोर्ट आते थे, हवाई जहाजों में भरे जाते थे और चले जाते थे। तो ये मैंने सुना है, देखा तो मैंने भी नहीं है, क्योंकि रात रात कौन जगेगा।
तो ऐसा सुनने में आया है। लास्ट सवाल हम लेंगे सर 44 राजनीतिक विरोधी पार्टियों में से 44 राजनीतिक विरोधी पार्टियों में से आपने अपने पूरे जीवन में सर अगर सभी के आंसर शीट देखी है तो सबसे अधिक मजबूत रूप से कौन उभरेगा, और 10 में से मार्क्स देना है तो 44 राजनीतिक पार्टियों में से आप किसे सबसे अधिक मार्क्स देंगे आपकी नजर में? क्योंकि आप सर अनुभवी हैं, पूरा जीवन आपने बहुत अनुभव लिया है सर, तो बताएं। सक्षम जी, ऐसा है कि मैं ऐसे राजनीति का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा 44 राजनीतिक पार्टियों के बारे में नहीं मालूम है, बट इतना जरूर कह सकता हूं, जितना भी मैंने देखा है, एक से एक बढ़कर पार्टियां लुटेरी रही हैं, एक से एक बढ़कर पार्टी लुटेरी रही है। जैसे बोलते हैं ना, वन अपमैनशिप, हर व्यक्ति ने कोशिश करी है कि मैं तेरे से ज्यादा लूट के जाऊं। आप तमिलनाडु ले लीजिए तो, केरला ले लीजिए तो, कर्नाटका ले लीजिए तो, आंध्र प्रदेश, या उस समय आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया, उसको ले लीजिए तो, इधर में आप आ जाइए तो बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए। कौन सी पार्टी है जिसने देश को लूटा नहीं है, राज्य को या देश को लूटा नहीं है? केवल एक ही तो पार्टी है जिसने लूटा नहीं है, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं नहीं लूटने की। हो सकता है इनकी राज्यों में जो पार्टी हो वो थोड़ा बहुत जरूर कुछ कमाते होंगे, परंतु जो सेंट्रल के अंदर है वो तो एक ही पार्टी है जिसने आज तक देश को लूटा नहीं। अगर देश को लूटा होता तो अपने देख लेते हमारे प्रधानमंत्री के परिवार की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके परिवार की क्या स्थिति है। तो ये इतना भी देख लेने के बाद फिर तो सारी पार्टियों में नाम तो एक ही आता है। कम से कम देश के बारे में सोचते तो हैं। नेहरू ने क्या किया? देश के बारे में सोचा, गलत सोचा लेकिन देश के बारे में सोचा। उसने सोचा कि देश के लिए यही सही है, उसने किया। बहुत सारी सोच उसकी गलत थी, क्योंकि वो इतना एरोगेंट व्यक्ति था कि वो दूसरे की किसी की सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन कम से कम देश के बारे में सोचता था। ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचता था। इंदिरा ने क्या किया? देश के बारे में सोचा लेकिन कंसोलिडेटिंग हर ओन पावर। राजीव गांधी ने क्या सोचा? ए वेरी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। जनता पार्टी ने क्या सोचा? एक मुद्दा, इंदिरा गांधी को जेल भिजवाना है। वीपी सिंह ने क्या किया? अपनी पार्टी को या अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए सारे देश का बंटाधार कर दिया आरक्षण लाके। नरसिम्हा राव ने फिर भी थोड़ा बहुत कांग्रेस के लिए या देश के लिए किया जब उन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। उसके उनके जाने के बाद तो बस ये छोटे मोटे लोग आ गए, कभी गुजराल आ गया, कभी देवगौड़ा आ गया, ये सब तो बकवास आदमी थे सारे के सारे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, तो वो तो इतने सीधे व्यक्ति कि वो ये कोशिश कर रहे थे कि एनडीए की सरकार में कोई भी व्यक्ति नाराज ना रहे। उसी में उनका बंटाधार हो गया जो भी उन्होंने, लेकिन वो एक व्यक्ति थे जो देश के बारे में सोचते थे। उसके बाद यूपीए की सरकार तो सब जानते हैं क्या हुआ, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 14 में बीजेपी आई गई, मोदी जी ने क्या करके दिखा दिया। 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर जो उन्होंने करके दिखा दिया वो हमारे देश में 70 साल में नहीं हुआ। तो इसमें कोई एनालिसिस की तो जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, रॉ व्यक्ति भी अगर इसको देख ले तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या चक्कर था, क्या किस्सा था। सर एक लास्ट सवाल है सर, नेहरू गांधी परिवार को सनातन धर्म से इतनी अरुचि और घृणा क्यों है? डॉक्टर प्रेमचंद्र जी का सवाल है ये सर, तो अगर आप इस पे कुछ प्रकाश डालें तो। देखिए, नेहरू क्या बोला करता था? नेहरू बोलता था कि बाय एजुकेशन आई एम एन इंग्लिश मैन, बाय कल्चर आई एम ए मुस्लिम, एंड ओनली बाय बर्थ आई एम ए हिंदू। उसको हिंदू से कोई लेना देना ही नहीं था। उसको कल्चर उसका मुस्लिम था, उसकी भाषा अंग्रेजी थी,
और वो बाय बर्थ तो बोलता है बाय एक्सीडेंटल बर्थ आई एम ए हिंदू। तो उसको हिंदू से कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई तो उसने वोट बैंक कंसोलिडेशन शुरू किया। वोट बैंक कंसोलिडेशन, मुसलमान का वोट बहुत बहुत मायने रखता है। वो हम लोगों की मूर्खता है। वो लोग सब वोट देने के टाइम पे एक हो जाते हैं, हम लोग वोट देने के टाइम सारे के सारे बिखरे रहते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, जात पात में डिवाइडेड हैं। तो हमको वो जात पात में, अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये लोग भी करते हैं डिवाइड एंड रूल। राजीव गांधी जो था वो बड़ा वीक प्राइम मिनिस्टर था। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसको उसने रिवर्स कर दिया गया। शाहबानू वाला डिसीजन सबको मालूम है। यूपी के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री साहब आए वो तो मूक प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री तो इनफैक्ट कोई और थी। जो पावर जानती थी उसकी लाइबिलिटीज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जानती थी। तो ये तो सारा का सारा किस्सा रहा है। इसमें करेंगे क्या? और इनको चुना किसने? हम ही लोगों ने चुना। कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा वगैरह वगैरह। जब तक हम लोग नहीं चेतेंगे तब तक इनका वर्चस्व बना रहेगा। जी सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सर आपसे निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट सेशन के बारे में एक बार फिर से सबको बता दें और उसके बाद में हम आज की मीटिंग को कंक्लूड करेंगे सर। अगला सेशन हमारा 18 अप्रैल रविवार शाम 4:30 बजे खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के बारे में होगा। श्री GBS सिद्धू जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इस पुस्तक को लेके वो खालिस्तान के बारे में इसका पूरा इतिहास बताएंगे। और उसके आगे के सेशंस जो होंगे वो मेरी लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी से बात हुई है। हमारे भारत ने जो 5 युद्ध लड़े हैं, 1948 में कश्मीर वाला युद्ध, 1962 में चीन वाला युद्ध, 65 में पाकिस्तान से युद्ध, 71 में बांग्लादेश का लिबरेशन वाला युद्ध और फिर 99 में कारगिल वाला युद्ध। ये 5 एपिसोड मेरा करने का विचार है लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी के साथ। और वो इन युद्धों के बारे में बताएंगे, खास बैटल्स जिसमें भारत ने बहुत शौर्य दिखाया, बहुत वीरता दिखाई, और जो परमवीर चक्र जिन्होंने जीते, अगर हो सकेगा तो उनकी बीच बीच में कहानियां भी डालेंगे। तो ये 5 एपिसोड उनके हैं और अगला एपिसोड खालिस्तान के ऊपर है। आपकी भी कोई पुस्तक है क्या हिंदी में? नहीं, मेरी कोई पुस्तक नहीं है इन सब मैटर्स को लेके। थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला। GBS सिद्धू साहब जी ने भी आज हम लोगों से जुड़े और हम लोग का ये अपना समय निकाल के और हम लोग का सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू सर। हम लोग वेट करेंगे 18 तारीख को आपका सेशन सुनने के लिए। और खालिस्तान से रिलेटेड जो भी अनकहा इतिहास है, हम सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।